Hi, this is me, Fairy. Now we are going to discuss the last topic of chapter number 2, that is probability by Walpole, and that is Bayes rule. So what is Bayes rule? Before doing Bayes rule, we will discuss our theorem, that is 2.16. What does it say? If the events b1, b2 up to bk constitute a partition of the sample space S such that probability of bi is not equal to 0 for I is equal to 1, 2 up to k, then for any event a of S is equal to a given formula is probability of a is equal to summation sign I is equal to 1 to k. Probability of bi intersection a is equal to summation sign I is equal to 1 to k. Probability of bk, probability of a under k. सो व्हाट डज़ इट मीन्स, इसका प्रूफ भी है, आप चाहो तो इसका प्रूफ भी पढ़ सकते हो, बट आई विल गो थ्रू द स्टेटमेंट्स बिकॉज मैंने आप लोगों को जो है इसके क्वेश्चंस करवाने हैं, तो आई विल जस्ट डिस्कस द स्टेटमेंट्स. तो आपको क्या बताया हुआ है इसमें कि आपके पास ये जो प्रोबेबिलिटी जिसकी आपके पास जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती है उसमें आप क्या करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर ए फाइंड आउट करते हो या सम टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी फाइंड आउट करते हो. अब वो कह रहे हैं अगर आपके पास इवेंट्स हों b1 b2 b3 एंड सो ऑन, किसी भी सैम्पल स्पेस के बहुत ज़्यादा इवेंट्स हों और वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होने चाहिए. ठीक है, जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी तो हम ये चीज़ पढ़ ही नहीं सकते हैं. तो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है. 1 से लेके k तक नंबर्स आप जा सकते हो. तो क्या होगा, ये जो प्रोबेबिलिटी कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, पहले उसका फॉर्मूला याद करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो भी आपके कंडीशन में होगा उसके मुताबिक. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इंटरसेक्शन निकाला हुआ है और बाकी दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया हुआ है. जस्ट कंडीशन प्रोबेबिलिटी से ही ये फार्मूला बिल्ड किया हुआ है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी और आगे उसकी कंडीशन. फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि यहाँ पर बी के आ गया है. बी के मतलब बी की बहुत ज़्यादा पार्टीशंस हुई हैं, k1 k2 k3 और सो ऑन, कि अगर आपके पास कोई ऐसा इवेंट आ जाता है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो उसमें आप समेशन साइन यूज़ करेंगे और वही वाला कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे. जैसा कि यहाँ पर एक दफ़ा आ जाएगा इंटरसेक्शन b1 की प्रोबेबिलिटी, फिर इंटरसेक्शन b2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी अप टू आखिरी वैल्यू तक. ठीक है, अब ये आपके पास एक बेस थी बेस रूल से पहले. अभी हम बेस रूल की तरफ चलते हैं. ओके, हेयर इट इज़ रिटन बायस रूल. बायस रूल क्या कह रहा है, इफ़ द इवेंट्स b1 b2 k, वही वाला थ्योरम जो हमने पहले पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूट आ partition of the sample space as such that p of bi is not equal to 0 for I is equal to 1 to k, then for any event a on S such that p of a does not equal to a. अच्छा जी, आपको उसने बता दिया है कि p और a का इंटरसेक्शन आप मालूम कर रहे हैं और जिसमें ना ही b ज़ीरो होना चाहिए ना ही a ज़ीरो होना चाहिए और जो b है उसकी बेशुमार पार्टीशंस हैं अप टू k. तो आप उस फॉर्मूला को इस रूटीन से लिख सकते हैं. ऊपर सिंपल आपके पास इंटरसेक्शन है, उसमें आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी से ही ये बेस रूल बिल्ट होता है. ये देखें, अगर आपके पास ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है तो आप इसका इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय ये कर देते हैं. तो अगर मैं इसको ऊपर रखूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऊपर लिख सकती हूँ. इसी तरह से नीचे भी यही काम हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा हुआ है. लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है ऊपर बी आर है, नीचे बी आइज़ है. ठीक है, साथ समेशन साइन है. तो समेशन साइन का पहले भी मैंने आपको बताया था कि b1 b2 b3 सबके साथ बारी बारी इंटरसेक्शन आएगा. तो इस पूरे फार्मूले का बेसिक मतलब ये है कि जिस पर आप प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल मुझे आई की वैल्यू 3 तक गिवन है, 1 2 3, तो नीचे मैं इस फार्मूला के अंदर पहले i इज़ इक्वल टू 1 1 पुट करूँगी, फिर i इज़ इक्वल टू 2 2 पुट करूँगी, फिर i इज़ इक्वल टू 3 3 पुट करूँगी. नीचे मैं तीनों वैल्यूज़ लिखूँगी, लेकिन ऊपर सिर्फ मैं वो वाली भी लिखूँगी जिस पर मैं प्रोबेबिलिटी डिफ़ाइन कर रही हूँ. जैसे कि R3 पर अगर कर रही हूँ तो R3 आएगा.
ठीक है, ए की वैल्यू ऊपर आएगी और नीचे तीनों आएंगी, नीचे सारे का सम आएगा क्योंकि समेशन साइन है। इसी तरह अगर ऊपर मैंने R2 करना है तो ऊपर सिर्फ R22 आएगा लेकिन नीचे तमाम वैल्यूज़ आएंगी। सो रिमेंबर इट। नेक्स्ट जो है वो आप इसकी एक एग्जांपल देख लें। देखें आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो गिवन हैं, कंडीशन प्रोबेबिलिटीज़, और जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है वो भी गिवन है। तो आपने नीचे वैल्यूज़ को सबको मल्टीप्लाई किया है, नीचे तमाम का सम आया है क्योंकि 1 2 3 तीनों वैल्यूज़ हैं। ऊपर उसका आएगा जिसकी आपने फाइंड करनी है जस्ट एक दफ़ा, ठीक है। अगर P1 की करनी है तो वो आ जाएगा, P2 की कहता है तो वो आ जाएगा, P3 की कहता है तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने तीनों की बारी बारी डिफ़ाइन की हुई है तो तीनों की आएंगी। देखें नीचे तीनों का सम आ रहा है, ऊपर पहले फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आई है, फिर इधर नीचे जो सम आपके पास आया था यहाँ पर आंसर में वही नीचे लिखा हुआ है और फिर सेकंड के साथ, फिर इसी तरह तीसरा सम भी वही लिखा हुआ है और ऊपर फिर थर्ड के साथ। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, P1 कंडीशन एट डी का मतलब ये तमाम वैल्यूज़ है ना, तो फिर P2 की बारी, फिर P3 की बारी, इस तरह से ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर मुझे 4 गिवन होंगी तो 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। नीचे इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फिर मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में करवाती हूँ। थैंक यू।